मियां नवाज शरीफ से दूसरी मुलाकात। मैं जनूबी अफ्रीका से वापसी पर 2 दिन के लिए लंदन रुका। अल मुस्तफा ट्रस्ट का सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग डिनर था। ये तंजीम अब्दुल रज़ाक साजिद ने बनाई और ये पाकिस्तान समेत बेशुमार इस्लामी मुल्कों में खिदमत खल्क कर रही है। लोग इन पर एतमाद करते हैं और ये लोग इन लोगों के एतमाद पर पूरा उतरते हैं। मैंने मुद्दत बाद पाकिस्तानियों का कोई ऐसा फंक्शन देखा जिसमें कोई सियासी फसाद हुआ और ना कोई खींचातानी। लोगों ने एक दूसरे की गुफ्तगू भी इत्मीनान से सुनी और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड्स भी दिए। मेरी दूसरे दिन मियां नवाज शरीफ से मुलाकात तय थी। मियां साहब और इसहाक डार दोनों अपनी मखसूस नशिस्तों पर बैठे हुए थे। सिंध से भी चंद हजरात आए हुए थे और नून लीग के एक नियाजी सेनेटर भी वहाँ मौजूद थे। मियां साहब अपने अहबाब के साथ दफ्तर ही में नमाज पढ़ते हैं। नमाज के लिए कमरा मखसूस है। वहाँ जाए नमाज बिछी हुई है और दफ्तर का सारा स्टाफ बाजमात नमाज अदा करता है। चौधरी अब्दुल शकूर इमामत करते हैं। ये नमाज जुम्मा भी पढ़ाते हैं। मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। नमाज के बाद लंच शुरू हो गया। हम मियां नवाज शरीफ के सियासी फैसलों से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं। हम उनकी जिंदगी के फलसफे को भी नापसंद कर सकते हैं, लेकिन जहां तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है, ये बेशुमार खूबियों के मालिक हैं और इनकी हर खूबी काबिले तारीफ भी है। मसलन इनकी शख्सियत में आजिज़ी है। ये तमाम लोगों से उठ कर मिलते हैं, गर्म जोशी से हाथ मिलाते हैं, दूसरों की गुफ्तगू तवज्जो और इत्मीनान से सुनते हैं, सवाल पर सवाल करते जाते हैं और जवाब खा कितना ही गलत क्यों न हो ये खामोशी से सुनते जाते हैं। मेहमान नवाज भी हैं और ये सबसे पहले आम और छोटे मुलाजिमीन को खाना खिलाते हैं और फिर आखिर में खाना लेते हैं। उस दिन भी उन्होंने सबसे पहले अपने दफ्तर के मुलाजिमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और खातून सेक्रेटरी को खाना सर्व किया और आखिर में बाकी तमाम लोगों की बारी आई। मियां नवाज शरीफ के बारे में ये तासुर 100% गलत है। ये कश्मीरी खाने मसलन सिरी पाए, कुश्ताबा और हरीसा खाते हैं। इन्हें आलू गोश्त, उबले हुए चावल और दाल खाने का शौक है और ये भी ये थोड़ा सा खाते हैं। उस दिन भी उन्होंने थोड़ी सी मिकदार में खाना लिया, ताहम खाने के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। चौधरी अब्दुल शकूर कुरानी वाकयात और अहादीस सुनाते रहे और बाकी हजरात तवज्जो से सुनते रहे। मियां साहब गहरे इंसान हैं। ये सियासी मामलात की हवा नहीं लगने देते। मैं उस दिन 3 घंटे उनके साथ बैठा रहा, मगर उन्होंने आर्मी चीफ की तकर्रुरी, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली और इसहाक डार की वापसी तक किसी इशू पर कोई तासुर नहीं दिया। ये उमूमन ऐसे मामलात पर पूछने वाले से सवाल कर देते हैं, आप बताएं हमें इस मामले में क्या करना चाहिए, और पूछने वाला बताने में मसरूफ हो जाता है। ये मुलाकात के आखिर में मुलाकातियों को खड़े होकर तबाक के साथ रुखसत भी करते हैं। ये अंदर से दुखी हैं और ये अपने दुख का इजहार भी करते रहते हैं। उस दिन भी उन्होंने गालिब के 3 शेर सुनाए, जिनका मतलब ये बनता था, अल्लाह ताला न जाने कब हमारी मुश्किलें आसान करेगा। मुझे जिंदगी में ज्यादातर साहिबान इक्तदार को इक्तदार से पहले, इक्तदार के दौरान और इक्तदार के बाद देखने का इत्तफाक हुआ। मेरी जनरल राय है, इक्तदार से पहले और इक्तदार के बाद इनकी कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। जनरल मुशर्रफ उसकी बदतरीन मिसाल हैं। ये इक्तदार में थे तो इनके दाएं बाएं समझदार और तजुर्बाकार लोग नजर आते थे, लेकिन ये यूं ही दुबई और लंदन में मुकीम हुए तो सदा के मायूस, फारिग और नालायक लोगों ने इनका मुहासिरा कर लिया। उन लोगों में लंदन के एक कसाब भी शामिल थे। वो सारा दिन अपनी दुकान में गोश्त बेचता था और शाम को जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पहुंच जाता था और अपने कसाबी तजुर्बात से महफिल को रंगीन बना देता था। इमरान खान भी इक्तदार से पहले ऐसे ही लोगों के मुहासिरे में थे और ये आज भी ऐसे लोगों के नरगे में हैं, जो खान के कान में फूंक मारकर उन्हें तौहीन अदालत पर मजबूर कर देते हैं। मियां नवाज शरीफ भी इसी अलमिये से गुजर रहे हैं। उनकी सोहबत में ज्यादा समझदार लोग नहीं हैं। उनके अहबाब उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए सारा दिन उनके पुराने जख्म कुरेदते रहते हैं। चुनाचे ये माजी से बाहर नहीं आ पा रहे। मियां साहब को सारा दिन नेगेटिव फीडिंग भी की जाती है। उसके असरात उनकी शख्सियत में दिखाई देते हैं। ताहम मैं ये इतराफ करूंगा, अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को तवक्कुल और बर्दाश्त की बेतहाशा कुव्वत दे रखी है। लिहाजा कुदरत इन दोनों खूबियों के बाइस उन्हें हर किस्म के क्राइसिस से निकाल लेती है। ये इस बार भी अपनी कुव्वत बर्दाश्त और तवक्कुल की वजह से अपने बुरे हालात को शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा है, मियां साहब को ये वक्त बेनजीर भुट्टो की तरह गुजारना चाहिए। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपनी नकल मकानी का दौर हमेशा अच्छी कंपनी में गुजारा। वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, प्रोफेसरों और दानिशवरों के साथ बैठती रहीं, पुराने सियासतदानों से मुलाकात करती रहीं और यूरोप और अमेरिका के ऑपोजिशन लीडर्स के साथ डिनर और लंच का एहतमाम करती रहीं। चुनाचे वो जब भी इक्तदार में वापस आईं तो उनका आलमी प्रोफाइल पहले से ज्यादा बेहतर था। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी, नफसियाती, समाजी और सिफारती बहरानों का शिकार है। मियां साहब को चाहिए ये लंदन में बैठकर दुनिया के सिफारती माहिरीन, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, इज्तमाई नफसियात पर काम करने वाले प्रोफेसरों और मुआशी माहिरों से मिलें, ताकि जब ये वापस आएं तो ये मुल्क को नई मुआशी पॉलिसियां भी दे सकें, कौम की इज्तमाई नफसियात पर भी काम कर सकें, मुल्क का सिफारती किबला भी ठीक कर सकें और ये सोशल मीडिया के लिए भी ऐसी पॉलिसियां
پالیسیاں بنا سکیں جن سے ملک میں موجود کنفیوژن اور تقسیم کم ہو سکے۔ میں یہاں ایک بار پھر نیلسن مینڈیلا کی مثال دوں گا۔ مینڈیلا 27 سال جیل میں رہے، وہ اس دوران مطالعہ کرتے رہے اور اس مطالعے نے انہیں عام سے سیاسی قیدی سے عالمی لیڈر بنا دیا۔ میاں صاحب آکسفورڈ، کیمبرج اور لندن اسکول آف اکنامکس کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ اگر ہفتے میں 2 دن بھی ان اداروں میں گزار لیں تو ملک کا رخ بدل سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا زیادہ تر وقت ججوں کی زیادتیاں، جنرلز کی سیاسی حماقتیں اور ساتھیوں کی بے وفائیوں کی داستانیں سننے میں ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ 4 گھنٹے گزارے، مجھے محسوس ہوا یہ پاکستان کو مس کر رہے ہیں، یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ۔ ان کا خیال ہے جب تک انہیں مقدمات سے باعزت بری نہیں کیا جاتا یہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ حکومت سے بھی خوش نہیں ہیں۔ یہ مارچ 2022 میں حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن انہیں مجبور کر دیا گیا، اور یہ اب اس مجبوری کی قیمت سے پریشان ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں حکومت نے اگر ڈیلیور نہ کیا تو ان کی پارٹی کے لیے 2023 کا الیکشن انتہائی مشکل ہو جائے گا، یہ اپنی زیادہ تر سیٹس ہار جائیں گے۔ چنانچہ یہ وقت سے قبل الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اور ان کی کوشش ہوگی یہ الیکشن سے پہلے ملک کے معاشی حالات ٹھیک کر لیں، ورنہ دوسری صورت میں یہ نتائج سے پوری طرح واقف ہیں۔ یہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی نہیں دینا چاہتے، نیا آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے ہیں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ خاندان سے باہر کسی نیک نام سیاستدان کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ مریم نواز کے معاملے میں بھی بہت حساس ہیں، یہ انہیں ہر صورت اپنا سیاسی جانشین دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا اسحاق ڈار بھی دن رات پاکستانی معاملات میں مصروف رہتے ہیں، یہ صرف 3-4 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی وقت فون پر پاکستان میں بزی رہتے ہیں، اور یہ روٹین ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈار صاحب کو چاہیے یہ پاکستان واپس آئیں اور کرسی سنبھال کر کام کریں، یا پھر خاموشی سے کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ یہ صورتحال ان کی صحت اور حکومت دونوں کے لیے مناسب نہیں۔ وزارت خزانہ کے اہلکار مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے احکامات کے درمیان لٹک رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار دونوں ملکی معاملات سے مطمئن نہیں ہیں، یہ اب بھی حالات اور تبدیلیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دن میں کم از کم ایک آدھ بار یہ ضرور سوچتے ہوں گے ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ تو نہیں ہو گیا، یا ہم بلی کا بکرا تو نہیں بن گئے۔ یہ عمران خان کی مقبولیت اور سیاسی خودکشی سے بھی پریشان ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں اس سے صرف عمران خان کو نقصان نہیں ہو رہا بلکہ پورا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت اب ملک کو دوبارہ ٹریک پر نہیں لا سکے گی۔ اور یہ لوگ عوامی نفرت کی وجہ بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ شریف فیملی کے گھروں کے سامنے نعرے بازی اور سڑک پر ان سے سلوک، یہ اس پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی، اور یہ لوگوں سے اکثر یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں ہم نے آخر کیا جرم کر دیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ میاں نواز شریف اس کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی تان ہمیشہ آسمان پر ٹوٹتی ہے۔ یہ چھت کی طرف دیکھتے ہیں اور آہستہ آواز میں کہتے ہیں ہم سے شاید کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور ہم اس کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، بے شک عزت، ذلت اور اختیار صرف اور صرف اس کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جب تک کسی کو خود نہ دے ہم میں سے کوئی شخص لے نہیں سکتا۔